नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्री पैराडाइज पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सस्य विज्ञान का परिचय। ठीक है, तो सस्य विज्ञान यहाँ पे कौन सी पढ़ाई जाएगी? तो ये आपकी कक्षा 11 की रहने वाली है। ठीक है, कक्षा 11 और भी आपके जितने भी कृषि से संबंधित सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में यहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के हुए। सबसे पहले हम लोग सस्य विज्ञान के बेसिक के बारे में, क्योंकि हम लोग इसका परिचय पढ़ रहे हैं ना, तो पता होना चाहिए। तो सस्य विज्ञान के आप सभी लोगों से पूछ लिया जाता है कि पिता कौन है। सभी को पता होगा कौन है, पीटर डिक्रसेंजी। डिक्रसेंजी फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहे जाते हैं। और इनकी एक महत्वपूर्ण जो पुस्तक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो पुस्तक कौन सी है? ओपस रूरेनियम कामोडरम। ओपस मैं जितना भी लिख रहा हूँ, इसको साथ ही साथ आप लोग लिखते रहिएगा ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है? ओपस रूरेनियम कामोड्रम। ये आपके यूपी कैटेड या आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन हुई है? पीटर डी करसेंजी। इनकी पुस्तक कौन सी? ओपस रूरेनियम कामोडरम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पॉपुलर बनता है खरपतवार से। खरपतवार, ठीक है। अगर हम खरपतवार की बात करें तो यहाँ से इसके पिता बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पिता कौन है? आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से तब भी बता दे रहा हूँ। इनके पिता कौन है? जेथ्रो टूल। हाँ, अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जेथ्रो टूल की बात करें तो जेथ्रो टूल ने दो शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये लिख लेना अपनी नोटबुक पे। एक तो जीरो टीलेज, जीरो टीलेज, और दूसरा वीड। ठीक है, ये दो शब्द किसने दिए थे? ये जेथ्रो टुल ने दिए थे, जो खरपतवार विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। उन्होंने क्या कि दो शब्द दिए थे। आपसे ये वाइवा में कहीं ना कहीं तो पूछा ही जाएगा, 100% लिखित दे रहा हूँ ये बात। तो वहां पे क्या है कि पूछा जाएगा कि जीरो टिलेज ये शब्द किसने दिया था? तो जेथ्रो टुल ने दिया था। वीड शब्द सबसे पहले किसने दिया था? जेथ्रो टुल ने दिया था। इनकी भी एक पुस्तक है, बहुत ज्यादा पॉपुलर पुस्तक है। याद रखना कौन सी पुस्तक है। इनकी पुस्तक का नाम है हॉर्स हुइंग हस्बेंड्री। ये इनकी पुस्तक का नाम है। तो सभी लोगों को अच्छी तरीके से इतना डाटा याद होना चाहिए कि ये आपका परिचय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी क्या है। ठीक है, तो एग्रोनॉमी दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, एग्रोस प्लस नोमोस। किससे बनी होगी? एग्रोस और प्लस नोमोस, एग्रोनॉमी मिलकर बनी होगी। ये दोनों शब्द कैसे हैं? ये ग्रीक शब्द हैं। कैसे हैं? ग्रीक शब्द हैं। आप लोगों को पता होगा, जैसे एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर होता है जिसमें कल्चर शब्द लगा होता है, तो वो लैटिन शब्द कहलाते हैं। ऐसे ही जिसमें नोमस होते हैं वो कैसे? ग्रीक शब्द होते हैं, है ना। लोजी शब्द जिसमें लगा होता है वो ग्रीक शब्द आपके कहलाते हैं। और आपको एक और, जैसे लोजी सब में लगा होता तो ग्रीक शब्द तो हो ही जाएगा। जैसे एक अपवाद में है पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी क्या है? वो ग्रीक और लैटिन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे पता होती रहेंगी। यहाँ पे हम लोग इकोनॉमी के बारे में कर बात करें तो इकोनॉमी के बारे में ही बात करेंगे। तो एग्रोस प्लस नोमो से मिलकर बना हुआ है। एग्रोस का मतलब होता है खेती या भूमि। मतलब कि खेती या भूमि का मतलब क्या हो जाएगा? एग्रोस बोलेंगे। नोमोस का मतलब कि हम प्रबंध किस तरीके से करेंगे। ये डिफिनेशन आप सभी लोगों को पता ही होनी चाहिए। क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि कोई भी पूछ सकता है आपसे एग्रोनॉमी की डिफिनेशन क्या है या सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है। तो सस्य विज्ञान कृषि की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंध के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। मतलब कि इसका कहने का मतलब कि हम फसल जब उत्पादन करेंगे तो भूमि प्रबंध की भी तो व्यवस्था। भाई, भूमि प्रबंध का मतलब क्या है? कि टीलेज करना, मतलब कि भू परिष्करण करना, जुताई गुड़ाई निराई खाद बीज, ये सब क्या है? प्रबंध के अंतर्गत आता है, सिंचाई वगैरह। ठीक है, तो इन सब का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि सस्य विज्ञान को क्या कहा गया है? एक विज्ञान भी कहा गया है। भाई, सस्य विज्ञान विज्ञान। अब विज्ञान क्या होता है? जैसे कि हमको मान लो किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है, या आपको किसी भी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा ज्ञान है, तो आप क्या उसके से एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक कहलाएंगे। ठीक है, कैसे कहलाएंगे? कि आपने डिग्री वो ले रखी है, आपने उस पर पीएचडी कर रखी है, तो वो क्या हो जाता है? वैज्ञानिक कहलाता है। एक तरीके से उसने रिसर्च में बहुत ज्यादा कर रखा। तो वैज्ञानिक का मतलब ये होता है, विज्ञान का मतलब ये होता है कृषि में विषय के रूप में क्रमबद्ध अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। जैसे आपको हॉर्टिकल्चर में वही एकदम क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन है, तो आप क्या करेंगे? उसकी खेती जो करेंगे वो वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, उसको हम लोग विज्ञान बोलेंगे। मान लो किसी को एग्रीकल्चर में जैसे कोई भी सब्जेक्ट मान लेते हैं,
चलो सस्य विज्ञान ले लेते हैं। सस्य विज्ञान में उसको बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है। वो खेती करता है कि वैज्ञानिक ढंग से करता है, उसमें कौन सा बीज देना है, किस समय पे देना है, कितनी नमी खेत में होनी चाहिए, निराई गुड़ाई इत्यादि सारी चीज़ों को एक क्रमबद्ध तरीके से वो अध्ययन करके उसको प्रॉपर तरीके से अपने खेत में अप्लाई करता है, तो वो क्या कहलाएगी? वैज्ञानिक खेती कहलाएगी। सिंपल सी बात है। और इसको ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बताओ, यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या होता है वैज्ञानिक का मतलब? समय पे निराई गुड़ाई, समय पर भू परिष्करण, भू परिष्करण का मतलब होता है जुताई वगैरह, ठीक है। समय पर ही सिंचाई, समय पर सिंचाई, समय पर उर्वरक देना, समय पर फसल की कटाई करना, समय पर भंडारण करना। तो ये सब क्या होता है कि भाई समय पर जब आप एक जैसे कि पलेवा से लेकर कटा भंडारण तक की जो क्रियाएं होंगी, आप सही ढंग से करेंगे तो वो किस में आ जाएंगी? वो विज्ञान में एक आ जाएंगी। आप वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देख लो, यहाँ पे कहा गया कि जो हमारी सस्य विज्ञान है वो एक आर्ट भी है, कला है। कैसे कला है? अब भाई खेत में जब आप कूड़ बनाते हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि हमारा खेत चौकोर है किस तरीके से, ये सारी चीजें आपको पता होती है। अब उसमें किस तरीके से आप जुताई करेंगे, जुताई आप मान लो इस तरीके से जुताई आप करते जा रहे हैं अपने खेत में, ठीक है। अब जुताई कर रहे हैं तो जुताई में ये दो चीजें आपको पता है कि बहुत ज्यादा ध्यान रखी जाती हैं। कौन कौन सी? अब जो ये कूड़ बनेगा, कूड़ बनेगा, अब कूड़ की जो गहराई होगी वो कैसी होनी चाहिए? एक समान होनी चाहिए। जैसे मान लो कि कोई बीज है, हम 5 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर पर उसकी बुआई कर रहे हैं, तो वो हर जगह पे 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ये नहीं आप कहीं पे गहरा कर दिए, कहीं पे उसको उथला कर दिए, तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये किसके अंतर्गत आती है? आर्ट के अंदर। भाई आर्ट क्या होती है कि हमारे दिमाग में विचार आते हैं कि भाई 5 सेंटीमीटर में इसकी बुआई करनी है तो 5 सेंटीमीटर का ही कोण बनना चाहिए और समान रूप से कोण बनना चाहिए, ये नहीं कि गहरा और उथला आप बना दें। तो आप समझ गए होंगे इसमें क्या चीज़ है। ज़्यादा इसमें बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। बस थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में, बस उतना बता दिया है। फिर कहा गया सस्य विज्ञान के पहलू। सस्य विज्ञान के पहलू कितने हैं? 2 पहलू हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका हो जाता है संख्यात्मक पहलू, दूसरा है गुणात्मक पहलू। अब ये दोनों पहलू क्या हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ये हमारा कोई खेत है, क्या है? ये खेत है। अब खेत में इसमें हम लोग मान लेते हैं ये हमारा कितना खेत है? ये 1 हेक्टेयर है, ये 1 हेक्टेयर खेत है। हाँ, एक बात आप सभी लोग जान लीजिएगा, कोई भी किसी प्रकार का अगर आपके दिमाग में डाउट आता है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे क्या होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है कि बच्चों के दिमाग में क्या डाउट है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जैसे मान लेते हैं 1 हेक्टेयर खेत है, इसमें हमको करनी है गेहूँ की बुवाई। गेहूँ की बुवाई करनी है, तो गेहूँ की बुवाई के लिए हम लोगों को बीज चाहिए होगा। बीज आपको पता है कि हम अगर गेहूँ की 1 हेक्टेयर की बुवाई करते हैं तो 100 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से हम लोगों को बीज की आवश्यकता पड़ती है। अब अगर हम यहाँ पे उर्वरक की बात करें, तो उर्वरक में आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है, और पोटाश, ये चीज़ें हमको चाहिए होती हैं। अगर हम 1 हेक्टेयर गेहूँ की बुआई करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें कितनी होती हैं? अब नाइट्रोजन वहाँ पे 100 केजी प्रति हेक्टेयर हम लोग प्रयोग करते हैं, और फास्फोरस होता है ये 60 केजी प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाता है। चीज समझते रहे ना, ठीक है। 40 केजी यहाँ पे हम लोग पोटास का प्रयोग करते हैं प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम 1 हेक्टेयर में ये गेहूं की बुवाई कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग संख्या में ले रहे हैं। भाई बीज 100 केजी ले रहे हैं, नाइट्रोजन कितना ले रहे हैं? वो भी 100 केजी ले रहे हैं। नाइट्रोजन 120 केजी ले रहे हैं, 120 केजी, सॉरी यहाँ पे 120 केजी, ठीक, 120 केजी कर लेना। 1 हेक्टेयर गेहूँ की बुवाई के लिए जो नाइट्रोजन लिया जाता है वो 120 केजी लिया जाता है, ठीक है। अब 60 केजी हम लोग फास्फोरस ले रहे हैं, पोटास हम लोग 40 केजी ले रहे हैं, तो ये सब क्या है? एक संख्या के रूप में है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संख्यात्मक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संख्यात्मक बोलेंगे। संख्यात्मक पहलू हो गया। अब ये जितना भी बीज हो गया, ठीक है, बीज हो गया, बीज हो गया, और प्लस ये जो हमारे उर्वरक हो गए, ये उर्वरक हो गए। अब बीज और उर्वरक को हम लोग एक समान गहराई में डालेंगे, समान गहराई। तो संख्यात्मक पहलू में क्या होता है कि हम लोग संख्या के रूप में वहां पे खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, चाहे बीज हो या कोई भी चीज हो, वो संख्या के रूप में होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि बीज का भी प्रयोग कर लिया और उर्वरक का भी प्रयोग कर लिया, समान गहराई और प्लस
जो मात्रा होगी, जो क्वांटिटी होगी, जैसे मात्रा होगी भाई, जैसे मान लो कि एक समान रूप से हम लोगों को डालना है खाद का, जो मतलब सही ढंग रूप से क्या करना है, स्थान पे डालना है, सही ढंग से सही स्थान पे डालना है। गहराई प्लस सही स्थान पर बीज और उर्वरक को डालना ही क्या कहलाता है, ये आपका गुणात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? गुणात्मक कहलाता है। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे सस्य विज्ञान के उद्देश्य। अब सस्य विज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला इसमें पॉइंट है कि एक कृषि वर्ष में किसी एक खेत से अथवा एक फसल चक्र से अधिकतम उत्पादन लिया जाए। अब देखो, कहने का मतलब है कि कोई भी हमारा खेत है, उस खेत से हम कितना लाभ ले पाएंगे। ठीक है, जैसे एक खेत में अधिक फसल की भी बुवाई कर दी जाती है, जैसे मिश्रित खेती वगैरह की जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, मिश्र खेती क्या होती है, वो सब आगे हम लोग बात करेंगे जब उसका टॉपिक आएगा। ठीक है, एक फसल चक्र का अपनाकर, जैसे गेहूं, धान, वो गेहूं प्लस क्या हम लोग कर लेते हैं, सरसों। ठीक है, एक में मिला के बुआई कर देते हैं। तो इस तरीके की सारी चीज की जाती है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, एक फसल से अधिक उत्पादन लेना। भाई, आप जब सही ढंग से उसकी बुवाई करेंगे, सही ढंग से आप लोग सिंचाई देंगे, खरपतवार नियंत्रण करेंगे, ठीक, उर्वरक देंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें अधिक उत्पादन मिलेगा। तो ये सारी क्रियाएं करना। नेक्स्ट क्या है? बिना मृदा बिना मृदा उर्वरता ह्रास के एक कृषि वर्ष में एक खेत से अधिकतम शुद्ध लाभ लिया जाए। बिना मृदा उर्वरता ह्रास, अब इसका मतलब क्या है कि भाई हम लोग बुआई कर रहे हैं, लगातार एक ही फसल को एक खेत में ना बुआई करें। इससे क्या होगी कि जो हमारी फर्टिलिटी होगी उसका लॉस होगा, मतलब मृदा में जो उर्वरक होंगे उनका क्या होगा, ह्रास होगा। ठीक है, जैसे कि गहरी जड़ वाली के बाद में उथली जड़ वाली की बुआई करें, फसलों को बदल बदल के उसमें बुआई करें, एक फसल को लगातार ना करें। इससे क्या होगी, मृदा की जो उर्वरता होगी वो मिट्टी में बनी रहेगी। फिर उसके बाद में क्या है, सस्य विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। सस्य विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से? सबसे पहला सिद्धांत है विभिन्न जलवायु, मौसम एवं भूमि के लिए फसल एवं उनकी किस्मों का चुनाव करना। अब विभिन्न जलवायु, मौसम एवं भूमि की फसलों में उनका किस्मों का चुनाव करना। कौन सी जलवायु में कौन सी फसल की बुवाई करनी है, किस तरीके का मौसम है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में आपको क्रमबद्ध तरीके से पता हो, तभी आप लोग उसमें कर पाएंगे। नेक्स्ट है विभिन्न भू परिष्करण क्रियाओं का उचित प्रबंध तथा विकास करना। अब जैसे क्या होता है, भू परिष्करण का मतलब होता है खेत की जुताई करना। आप जुताई करेंगे तो वो कितनी उसमें नमी होनी चाहिए, आपके पास कल्टीवेटर, रोटावेटर, जिससे भी जुताई करनी है, उसमें डेले फोड़ने हैं या कुछ भी करना, घास फूस निकालनी है, तो वो सारी चीजों को एक आपका अपना अच्छे से क्या होना चाहिए, भू परिष्करण क्रियाओं को उचित प्रबंध ये आप जिससे भी कर रहे हो, ट्रैक्टर से, बैल से, वो आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा तीसरा पॉइंट है फसल के बीजों को खेत में उचित समय, दूरी व गहराई पर बोने का प्रबंध। मतलब कि जब हमारा खेत एकदम मान लो रेडी हो गया, जुताई गुड़ाई करने के बाद में रेडी हो गया, जब उसमें बीज या हम खाद का प्रयोग करेंगे तो गहराई भी समान होनी चाहिए, समान रूप से उसमें प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा दूरी भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कोणों के बीच में। जिस हिसाब से जो फसल हो उसको उसी फसल के अनुसार क्या करना चाहिए, बुआई करना चाहिए। उसमें उसी भी प्रकार से खरपतवार नियंत्रण किए जाते हैं, उसी प्रकार से उर्वरक भी डाले जाते हैं। चौथा पॉइंट है फसल की विभिन्न क्रांतिक अवस्थाओं के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था करना। अब जैसे मान लो गेहूं में जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, आप लोगों को पता होंगी कि 5 होती हैं, कब कब उसमें सिंचाई देते हैं, वो एक जब गेहूं की खेती पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। कोई फसल होती है उसमें जड़ में पानी की आवश्यकता होती है, जब गांठें बन रही हो तब उसमें आवश्यकता होती है, किसी में फूल आते हैं तब, किसी में फल आते हैं तब। तो उनकी जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, जब भी हो, जब उसको पानी की आवश्यकता हो तब हम पानी उस फसल को दे पाए, तो उसका भी क्या होना चाहिए, अच्छी तरीके से आधारभूत होना चाहिए, कि हम लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद में जो पांचवा पॉइंट है भूमि में मृदा जल को संरक्षित करना व अधिक जल की निकासी का प्रबंध करना। मतलब ज्यादा बारिश हुई है, ठीक है, अब पानी बह के आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग एक गड्ढे में या तालाबों में इकट्ठा कर लिया जाता है, उसके बाद में उससे सिंचाई की जाती है। तो पानी को इकट्ठा कर लिया गया। अब मान लो किसी खेत में ज्यादा पानी भर गया है, अब उससे जल निकास भी तो करना चाहिए, नहीं तो फसल उसमें गल जाएगी, सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, रोग लगेंगे। इन सारी क्रियाओं का अच्छे से उसमें आप लोगों को मतलब कि जो सिद्धांत हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में फसल के कीट व रोग खरपतवार नियंत्रण हेतु फसल सुरक्षित विधियों का अपनाना चाहिए। अब जैसे मान लो किसी भी खेत में क्या है, खरपतवार या मान लो कि कीट लगे हुए हैं, ठीक है, अब उनको हमको नियंत्रण करना, कौन सी विधि से, किस फसल में कौन सी विधि अपनाई जाएगी, कौन सी दवा का प्रयोग किया जाए, ये आपको अच्छी तरीके से अध्ययन होना चाहिए, पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो वो आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत आ जाते हैं।
आगे अगर हम बात करें तो पॉइंट है कि मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता को विकसित करने के उपाय। भाई मिट्टी में जो फर्टिलिटी है वो बैलेंस बनाए रखें, मृदा की उर्वरकता है वो बैलेंस बनाए रखें, बराबर रहनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, वो भी आपके आधारभूत सिद्धांत के अंतर्गत आती है। उसके बाद में बहुफसली खेती करें, मिश्रित खेती करें, सघन प्रणाली को अपनाएं, ठीक है, जिससे प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में भी फसल उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। तो बहुफसली क्या होता है, मिश्रित खेती क्या होता है, सघन प्रणाली क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। अगर अभी मैं यहाँ पे बता दूंगा तो बहुत लंबा खिंच जाएगा वीडियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको आगे पता चलती रहेंगी धीरे धीरे करके जब इनका टॉपिक आएगा, ये अपने में खुद एक एक टॉपिक है। उसके बाद में बात करें फसलों की ठीक समय पर कटाई, मड़ाई, ओसाई करना, फसलों उत्पादन का वैज्ञानिक ढंग से भंडारण करना। मतलब खेत खेत में बुवाई से लेकर कटाई से भंडारण, मतलब बुवाई से लेकर भंडारण तक की जो वैज्ञानिक विधि का हम लोग प्रयोग करें। कितने, जैसे मान लो हम कटाई कर लिए हैं, उसके बाद में ओसाई होके हमारा बीज एकदम तैयार है, ठीक है, मतलब कि जो बीज है वो निकाल लिया गया है, वो हम लोग उसमें कितने परसेंट नमी रखेंगे प्रकाश में सुखा करके। अगर उसमें नमी की जो मात्रा होगी वो अगर हम कम नहीं रखेंगे, अगर ऐसे ही हम लोग भंडारण कर देंगे, तो उसमें जो फफूंद वगैरह होती है या कीट लग जाते हैं, वो सब लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सब हमारी जो अनाज होगा या हमारे बीज होंगे वो खराब हो जाएंगे। तो इसलिए वैज्ञानिक ढंग से हम लोगों को प्रयोग करना चाहिए भंडारण और बुवाई उवाई जो भी हो। लास्ट पॉइंट है, फसल के उत्पादन को बाजार पहुंचाने के लिए उचित परिवहन तथा विपणन का प्रबंध करना चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई भी हम फसल का उत्पादन कर रहे हैं, उसको मंडी में पहुंचाना है या मील में पहुंचाना है, तो हमारे पास परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान का क्षेत्र। ये पॉइंट आप लोगों को बता दें कि ये अक्सर इंटर या फर्स्ट ईयर में वाइवा में एग्जामिनर जरूर पूछता है, बोलेगा सस्य विज्ञान का स्कोप क्या है। तो सस्य विज्ञान का अगर हम स्कोप की बात करें, तो जैसे अन्न की समस्या थी हमारे यहाँ, अन्न की समस्या थी, तो अन्न की समस्या कैसे हम लोगों को पूरी करनी है कि भाई खेती तो समान रूप से है, खेती तो जितनी है वो उतनी ही है, उसमें कैसे हम पैदावार को बढ़ाएं, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे करें, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, मतलब सस्य विज्ञान का क्षेत्र है, इसमें आती हैं। मृदा की उर्वरकता वगैरह भी इसी के अंतर्गत आती है। पहला पॉइंट है, खेत के अंदर भूमि अधिक की जाए जिससे पैदावार बढ़ सके, परंतु यह तरीका उपयुक्त समस्या के समाधान के अधिक कारगर नहीं है, क्योंकि भूमि सीमित है और इसे रबड़ की तरह नहीं बढ़ाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब वही हुआ कि जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, है ना, दिन पर दिन क्या है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या तो बढ़ती जा रही है, खेत तो हमारे पास उतने ही हैं, उसको हम रबड़ की तरह बढ़ा तो सकते नहीं, लेकिन हम लोग किस तरीके से पैदावार उसमें बढ़ा दें, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि अन्न की समस्या का समाधान हो जाए, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोप, ठीक है, एग्रोनॉमी का। और दो क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आ गई, एक तो जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि जो हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र है वो जीडीपी में कितना योगदान देश में देता है, तो 16% देता है, ठीक है। और एक जो अब पहले क्या था कि जो हम कृषि पर जो आधारित लोग थे, जो किसान लोग थे, वो लगभग 50% माना जाता है कि हमारी आज भी जो जनसंख्या है वो जो कृषि पर है वो 50%। लेकिन आज के समय पर जो कृषि पर जो लोग डिपेंड हैं वो कितने हैं, 49%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे खेती कम होती जा रही है दिन पर दिन, और ये रेशियो घटता जा रहा है, बिजनेस लोग करने लगे, बिजनेस अपना रोजगार कर लेते हैं, दुकान रख लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो ये सारी चीजों में 1% की कमी आ गई है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, सघन शस्य क्रियाओं द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र व प्रति इकाई फसल में उत्पादन को बढ़ाया जाए, अन्य समस्या का हल केवल इसी विधि से संभव है। मतलब कहने का मतलब है कि सघन खेती के द्वारा हम लोगों को बढ़ाया जाए। जैसे कि क्या है कि हम लोगों को वैज्ञानिक रूप से खेती करना चाहिए, जैसे उसके साथ साथ में क्या है, जैसे कोई भी खेती कर रहे हैं, खेती के साथ में हम पशुपालन कर लें, मुर्गी पालन कर लें, बकरी पालन कर लें, कुछ भी कर लें, मतलब कि एक सोर्स पे हम लोगों को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे खेती कर रहे हैं, अगर हम खेती कर रहे हैं, खेती पर डिपेंड रहेंगे, अगर खेती में हानि हो गई और तो क्या हो जाएगा, हम लोग कतई मतलब जिसको भी हानि होगा, जिस किसान को, वो एकदम रोड पे आ जाएगा, एक तरीके से मान लो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आपके पास मान लो पशुपालन है, भैंस का आप पालन कर रहे हैं, तो आप दूध बेचकर उससे अपनी जीविका को चला सकते हैं, आगे खेती करने के लिए बीज उर्वरक को खरीद सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये संभव तभी है जब आपके पास में वैज्ञानिक ढंग से आप खेती करेंगे, ठीक है।
तो ये भी किसके अंदर आता है, स्कोप के अंदर आता है, एग्रोनॉमी के स्कोप के अंदर। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और दोस्तों अपने दोस्तों को जोड़ें, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का मौका मिले आप लोगों को पढ़ाने का। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।